हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आप सभी का इंटीग्रिटी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। हम लोग बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे हैं। बोर्ड परीक्षाओं में हम लोग वो टॉपिक देख रहे हैं जहां से बोर्ड हम लोगों से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा है। उसी में हम लोग आज एक टॉपिक उठाए हुए हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इतना शानदार टॉपिक है कि बोर्ड जो है मतलब हर साल इससे क्वेश्चन पूछता है। और इसकी एक जो मतलब दिक्कत वाली बात है वो आपको बता देते हैं हम कि बच्चे पढ़ते तो हैं इसको, लेकिन जब बोर्ड पूछता है क्वेश्चन तो पता नहीं क्यों वो कर नहीं पाते हैं। मतलब अब दिक्कत क्या होती है, बच्चों को सॉल्व करने में अब समझ में नहीं आता। तो हम आज इस टॉपिक को पढ़ेंगे और एक बात और बता दे रहे हैं, और हम लोग बोर्ड में सॉल्व भी करेंगे। मतलब आज इतना टॉपिक विद्युत रासायनिक श्रेणी से जो हम पढ़ रहे हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी से जो भी क्वेश्चन बोर्ड में आएगा उसको अब हम नहीं छोड़ेंगे। अब हम नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल करके आएंगे, बिल्कुल करके आएंगे, बिल्कुल करके आएंगे। और हर बार बोर्ड पूछता है, ये जान देंगे आप, हर बार बोर्ड पूछता है इससे टॉप क्वेश्चन। तो हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में पढ़ रहे हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देते हैं किसे कहते हैं। तो जब विभिन्न तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के आधार पर व्यवस्थित किया गया है, जब तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के आधार पर व्यवस्थित किया गया तो उसमें जो सीरीज बनी, जो श्रृंखला बनी, उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा गया। जैसे यहां लिखा गया विभिन्न तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है, मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम की श्रेणी में लिखा हूं यहां पे, जो प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। एक बात समझ में आ गया होगा आपको कि ये तत्व है, इस तत्व है, और यहाँ पे मानक अपचयन विभव सब तत्वों का रखा गया है। यहाँ पे देख रहे होंगे अब माइनस से शुरू है, अब प्लस की तरफ गया है। तो मतलब क्या है, ये माइनस में मतलब इसकी वैल्यू कम है, और ये प्लस की तरफ गया, इसकी वैल्यू ज्यादा है। तो मानक अपचयन विभव क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ ही तो रहा है। माइनस में जो चीज है वो सबसे कम है, और यहाँ प्लस में आ गई, ज्यादा हो गई। तो यहां पे दो चीजों का बंटवारा दिख रहा होगा आपको। एक मैंने नॉन मेटल का अलग कर दी, क्योंकि नॉन मेटल भी इसी में आपको बुक में देखने को मिलेगा, लेकिन मैंने आपको समझने के लिए नॉन मेटल को आई, बी आर, सी एल और एफ को मैंने किनारे कर दिया है कि समझ आपकी आसानी से विकसित हो। तो मैं थोड़ा सा नियम इसके लिए और इसके लिए अलग अलग करके बताऊंगा, जबकि मतलब किताबों में आप पढ़ेंगे तो आपको एक ही पास देखा मिलेगा, तो थोड़ा सा समझने में हमको तकलीफ होती है। हम क्यों ऐसा समझना कि तकलीफ हो, हम तो आसान से आसान समझने का प्रयास करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे, और आएगा भी, बिल्कुल आएगा। देखो क्या है, आपने समझ लिया। अब क्या है, लिथियम का क्या है, -3 है, के का क्या है, -2.9 है, कैल्शियम का -2.8 है, Mg, एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, निकिल, स्टेनफ, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag, Pt, Au, मतलब ये गोल्ड है, प्लेटिनम है, सिल्वर है, पारा है, ये सब जानते रहेंगे आप नाम। कॉपर है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का क्या देखिए, यहाँ पे मानक अपचयन विभव कितना है, 0, कितना है, 0 है। उसके नीचे हाइड्रोजन के ऊपर सभी लोगों का मानक अपचयन विभव क्या माइनस में है। पीवी के जस्ट नीचे हाइड्रोजन आएगा, और हाइड्रोजन के नीचे ये लोग आएंगे, लेकिन मैं बस यहां रख दिया हूं, ठीक है, सीरीज को मतलब यहां काट के बस यहां कर दिया हूं। और हाइड्रोजन के नीचे सभी लोग देखो प्लस में है, सभी लोग प्लस में है। रूल पढ़ते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी के एप्लीकेशन पढ़ते हैं, जहां से क्वेश्चन बार बार पूछता है। क्योंकि बोर्ड ने तो पूछा हुआ है क्वेश्चन जो है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, उसके 2 अनुप्रयोग बताइए, 2 एप्लीकेशन बताइए। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी लिख दीजिएगा, और अनुप्रयोग इसमें से कोई 2 लिख दीजिएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देख लो थोड़ा सा बस। कह रहा है कि गैल्वेनिक सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में, अगर कोई गैल्वेनिक सेल है, कोई गैल्वेनिक सेल है, दिक्कत आ रही होगी गैल्वेनिक सेल किसे कहते हैं। सेल की चर्चा हम अगले वीडियो में कर लेंगे, चर्चा करेंगे तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम सेल की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। आप बस जानिए गैल्वेनिक सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में। सेल
हाँ हाँ, वही वही जो आप समझ रहे हैं सेल। क्या समझ रहे हैं? अरे रासायनिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है वही है। ये एक प्रकार का सेल हो जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। समझ में आ गई बात? एक प्रकार का सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये ई नॉट सेल किसी भी मतलब ई नॉट सेल जो है, जो रिप्रेजेंट करता है विद्युत वाहक बल, क्या बोलते हैं हम उसे? विद्युत वाहक बल। तो ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड पर उसका मानक अपचयन विभव, एनोड पर उसका मानक अपचयन विभव अगर हमको पता रहेगा तो हमको किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल मालूम चल जाएगा। गैल्वेनिक सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है। एक बात। दूसरी बात, खास वीआईपी क्लास की बात। वीआईपी मतलब क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो वीआईपी क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट बात। ठीक है। तत्वों की सक्रियता ऊपर से जब नीचे की ओर आते हैं, ऊपर से जब नीचे की ओर आते हैं तो तत्वों की सक्रियता घटती है। धातु में ये सारे धातुएं एक पास है और धातुएं एक पास मैंने लिखा है। ऊपर से नीचे की ओर, जब ऊपर से नीचे की ओर धातु, जब ये सारे धातु हैं, मैं बता रहा हूं यहां तक धातुएं हैं, हाइड्रोजन को छोड़ के ये सब धातुएं हैं, केवल ये 4 अधातुएं यहां किनारे में कर दिया है। तो फिर सुनेंगे आप, ऊपर से नीचे आने पर धातु जो होते हैं उनकी सक्रियता कम होती है। मतलब जो सबसे नीचे है उसकी सक्रियता सबसे कम, मतलब जो सबसे ऊपर है उसकी सक्रियता सबसे ज्यादा। सोना की सक्रियता कम, लिथियम की सक्रियता अधिक। सोना की सक्रियता कम इसीलिए, क्यों? क्योंकि धातुओं में ऊपर से नीचे आने पर सक्रियता कम होती है। हम इसको ऐसे भी बोलेंगे, जिस धातु का मानक अपचयन विभव जितना अधिक धनात्मक होता है उसकी सक्रियता उतनी ही कम होती है। हम ऐसे भी बोलेंगे, जिस धातु का मानक अपचयन विभव जितना ही अधिक ऋणात्मक होता है उसकी सक्रियता उतनी ही अधिक होती है। इसलिए इसकी सक्रियता अधिक है, इसकी सक्रियता कम। सक्रियता मतलब क्या होती है? क्रिया करने की दर। सामने वाले से क्रिया कितना ज्यादा तेजी से क्रिया कर लेता है वही उसकी सक्रियता कहला रही है। यहां पे बात समझ में आ गई होगी। अब क्या है, जबकि अधातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है, देखो क्या है, आई का मानक अपचयन विभव +1.10, Br का इससे थोड़ा ज्यादा, Cl का इससे थोड़ा ज्यादा। सबसे ज्यादा मानक अपचयन विभव किसका है? पूरी रासायनिक श्रेणी में सबसे अधिक मानक अपचयन विभव फ्लोरीन का होता है +3.16। तो ये जब मानक अपचयन विभव, अधातुओं का मानक अपचयन विभव क्या है? अधातुओं का मानक अपचयन विभव जितना अधिक धनात्मक होगा उसकी क्रियाशीलता उतनी ही अधिक होगी। अधातुओं में जिसका मानक अपचयन विभव जितना अधिक धनात्मक होगा उसकी क्रियाशीलता अधिक होगी। इसीलिए इन चारों में फ्लोरीन की क्रियाशीलता अधिक होगी। मानक अपचयन विभव धनात्मक होने के बावजूद भी क्रियाशीलता ज्यादा है क्योंकि यह अधातु है। मानक अपचयन विभव अधिक होने पर भी इसकी क्रियाशीलता कम है क्योंकि ये क्या है? धातु है। धातुओं में मानक अपचयन विभव अधिक होने पर क्रियाशीलता कम, अधातुओं में मानक अपचयन विभव अधिक होने पर क्रियाशीलता अधिक। समझ गए होंगे आप। अब देखो क्या है, जब किसी की क्रियाशीलता ज्यादा होती है, कोई ज्यादा क्रियाशील है, ठीक, तो अपने सामने वाले को वो धक्का मार के हटा भी देता है। जैसे अगर जिंक कॉपर सल्फेट से क्रिया करता है, किससे क्रिया करता है? जिंक कॉपर सल्फेट से क्रिया करता है, तो जिंक और कॉपर में हम देखेंगे ज्यादा क्रियाशील कौन है। तो जिंक और कॉपर में जिंक ज्यादा क्रियाशील है, कॉपर कम क्रियाशील है। तो जिंक इसीलिए कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को धक्का मार के बाहर कर देता है। समझ में आई बात? अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील को उसके यौगिकों से, उसके लवण से उसको विस्थापित कर देता है।
जो अधिक क्रियाशील होते हैं वो कम क्रियाशील को धक्का मार के बाहर कर देते हैं, जैसे आप करते हो बाबू, जैसे आप करते हो। आप गए बैग लेके सुबह सुबह, आगे डेली बैठते हो, एक कोई लड़का थोड़ा सा आपसे कमजोर था, वो आके उस दिन बैठ गया, आप क्या करते हो, जाके अपना रौब दिखाते हो, रौब दिखाने में पूरा माहिर हो, रौब दिखाते हो, हटोगे कि नहीं हटोगे, नहीं तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। वो लड़का क्या होगा, ठीक है भैया हट ही जाते हैं, पता नहीं क्या क्या कर देगा मेरा। तो वही है यहाँ पे, जो ज्यादा क्रियाशील है कम क्रियाशील को उसके यौगिकों से विस्थापित कर देता है। देखो ना, कॉपर भाग गया। या ऐसे ही जिंक और एमजी में, एमजी ज्यादा क्रियाशील है इसलिए जिंक को धक्का मार के बाहर कर दिया। समझ गए होंगे आप। तो हम लोग कहते हैं अधिक क्रियाशील तत्व तो कम क्रियाशील को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है आक्सीकारक व अपचायक। आक्सीकारक व अपचायक, ऊपर से ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ध्यान देंगे आप। आक्सीकारक व अपचायक जहां जहां गोला हुआ है बहुत बार आया है। ये सभी लोग आए हुए हैं बोर्ड में, इनको सबको चेक किया हुआ है, लेकिन गोला वाले लोग भी IB वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट बात वाले हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात वाले हैं लोग, ध्यान दीजिएगा इनके ऊपर, ठीक ना। आक्सीकारक अपचायक, ऊपर से नीचे की ओर आने पर अपचायक क्षमता घटती है। ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे नहीं, ऊपर से नीचे कहां आना है भाई, इस बोर्डवा पे देखो, ऊपर से नीचे आना है। ऊपर से नीचे की ओर आने पर अपचायक क्षमता क्या होती है, क्या होती है, घटती है भैया। क्या होती है, घटती है। मतलब लिथियम सबसे बढ़िया अपचायक है, लिथियम सबसे बढ़िया अपचायक है और AU सबसे खराब अपचायक है। अब देखो क्या है, पूरी आवर्षण नीचे से ऊपर की ओर आने पर अपचायक क्षमता क्या होती है, घटती है, और आक्सीकारक क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर आओगे तो अपचायक क्षमता घटेगी और कौन सी क्षमता बढ़ेगी, आक्सीकारक। तो लिथियम की प्रबल अपचायक कहलाएगा, क्या कहलाएगा, प्रबल अपचायक। सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा मानक अपचयन विभव किसका है, फ्लोरीन का है, देख लो। इसीलिए सबसे अच्छा आक्सीकारक कौन कहलाएगा, फ्लोरीन। फ्लोरीन कहलाता भी है, आप पढ़े भी होंगे, कई कई बार पढ़े होंगे। फ्लोरीन एक प्रबल आक्सीकारक है, लिथियम एक प्रबल अपचायक है। यहां कहानी आपको एक्सप्लेनेशन दे रही है, क्यों, रीजन के साथ। लिथियम एक प्रबल अपचायक है, क्यों, विद्युत रासायनिक श्रेणी में टॉप पे है, क्रियाशीलता ज्यादा उसकी होती है। ऊपर से नीचे आने पर अपचायक क्षमता क्या होती है, श्रेणी में घटती है, इसीलिए प्रबल अपचायक है। और ये नीचे जो सबसे है वो प्रबल आक्सीकारक है। अपचायक किसे कहते हैं, आक्सीकारक किसे कहते हैं, हो सकता है दिमाग में आए बात, तो दिमाग में आ रही है तो हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आक्सीकारक किसे कहते हैं, जो धातु, जो धातु अपचायक की, आक्सीकारक की बात करें ना, आक्सीकारक की बात करते हैं। जो धातु, जिस धातु पर अपचयन होता है वो धातु आक्सीकारक का काम करता है। यानी जो अपचयित होता है वो आक्सीकारक होता है, जो अपचयित होता है वो क्या होता है, आक्सीकारक, और जो आक्सीकृत होता है वो अपचायक होता है। फिर सुन लो, कंफ्यूज नहीं होना। जो आक्सीकृत होता है वो अपचायक होता है, और जो अपचयित होता है वो आक्सीकारक होता है। मतलब जिस धातु पर ना आक्सीकरण की क्रिया होती होगी वो धातु कैसा काम करता है, कैसा, ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है धातु पे तो कैसा काम करेगा, अपचायक का। ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है तब अपचायक का काम, और अपचयन की क्रिया हो रही है तो वो आक्सीकारक का काम करेगा। अब तो कह दो कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, अपचयन किसे कहते हैं, तो भैया तब तो ठीक नहीं है। ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे इसके लिए हम। अगला इसलिए लिखा है लिथियम प्रबल अपचायक, फ्लोरीन प्रबल आक्सीकारक। धातु निष्कर्षण, धातु निष्कर्षण क्या है, देखो ना, किसी भी खनिज से धातु को हम प्राप्त करते हैं ना तो धातु निष्कर्षण कहलाता है। जैसे मान लो कि एक कैल्शियम कार्बोनेट है,
हाँ, खुदाई किए आप कैल्शियम कार्बोनेट आपको मिल गया। कैल्शियम कार्बोनेट को ही लाइमस्टोन चूना पत्थर बोलते हैं, संगमरमर, ठीक है। तो खुदाई किए आपको CaCO3 मिल गया। CaCO3 से आपको क्या निकालना है? कैल्शियम को निकालना है। क्या निकालना है? कैल्शियम बाहर निकालना है। तो कैल्शियम आप जिस भी विधि का इस्तेमाल करके कैल्शियम को बाहर निकालेंगे तो वह धातु निष्कर्षण है। कैल्शियम का क्या है? निष्कर्षण है। तो यहां भी इनका उपयोग करके निष्कर्षण भी मेटल का किया जाता है। मतलब क्या, ये मेटल अगर किसी के साथ पाए जाएंगे तो उसको निकाल के बाहर भी किया जाएगा। जैसे AgNO3 से हमको Ag को बाहर निकालना है, AgNO3 से Ag को बाहर निकालना है, तो AgNO3 से अधिक क्रियाशील को अगर इसके साथ क्रिया करा देंगे तो आप ही तो कहे हैं कि अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को धक्का मार के बाहर कर देगा। तो AgNO3 से अधिक क्रियाशील कॉपर है, तो कॉपर जब AgNO3 की क्रिया कराएंगे कॉपर की AgNO3 पर, तो कॉपर NO3 का होल ट्वाइस बन जाएगा, कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा और Ag क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। ये बोर्ड ने पूछा हुआ है, हूबहू पूछा हुआ है कि क्यों सिल्वर नाइट्रेट में कॉपर डालने पर विलेन का रंग नीला हो जाता है, ठीक ना। तो चूंकि Cu2+ जो होता है ना उसका रंग क्या होता है? नीला होता है। तो जब ये डालेंगे इसमें डालेंगे तो ये Cu2+ के रूप में आ गया, टूटेगा ना, तो ये Cu2+ के रूप में टूटेगा, ये 2NO3- के रूप में टूटेगा। तो Cu2+ क्या होता है? नीला कलर का होता है। इसीलिए AgNO3 कॉपर डालेंगे तो कॉपर Ag को बाहर कर देगा, CuNO3 का होल टाइप में चेंज हो जाएगा इस कंपाउंड में। ये खुद ये हूबहू पूछा हुआ है, यही क्वेश्चन। तो आप इसको थोड़ा देख लेंगे ध्यान से। धात्विक ऑक्साइड का तापीय अपघटन, धात्विक ऑक्साइड का तापीय अपघटन कह रहे हैं आप विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो कॉपर से नीचे हैं उन धातुओं का ऑक्साइड को अगर आप गर्म करेंगे, जो कॉपर से नीचे है इनके ऑक्साइड HgO मान लो AgO PtO, ये इनके ऑक्साइड अगर हैं तो इनको आप गर्म करेंगे तो ये आसानी से टूट जाएंगे। जैसे Ag2O है, गर्म करेंगे तो Ag में और O में टूट जाएगा, O2 में। HgO है तो Hg में और O में टूट जाएगा। लेकिन अगर आप देखो रिएक्शन लिखा होगा यहाँ पे, टूट रहा है, ये भी टूट गया। लेकिन अगर MgO को आप गर्म करो, MgO को मैग्नीशियम के ऑक्साइड को, CaO को कैल्शियम के ऑक्साइड को, ZnO को जिंक के ऑक्साइड को, उसको आप गर्म करोगे वो नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि वो कॉपर से क्या है? ऊपर है। रूल क्या कह रहा है? कॉपर से जो भी ऊपर होंगे वो गर्म करने पर नहीं टूटेंगे, कॉपर से नीचे वाले सभी लोग गर्म करने पर टूट जाएंगे। अम्ल से क्रिया क्या? अम्ल से क्रिया बड़ी इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से देखना। हाइड्रोजन से ऊपर के जितनी धातुएं हैं इस रासायनिक श्रेणी में, हाइड्रोजन से सभी लोग ऊपर हैं, हाइड्रोजन से ऊपर की जितनी भी धातुएं हैं वो अम्ल से जब क्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस निकाल देती है। क्या? हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं अम्ल से क्रिया करने के बाद हाइड्रोजन गैस निकाल देती हैं। लेकिन हाइड्रोजन से नीचे की स्थित धातुएं अम्ल से क्रिया करने के बाद हाइड्रोजन गैस नहीं निकालती। यहां देख लेंगे आप, जिंक अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन निकाला, लेकिन कॉपर यही अम्ल HCl अम्ल से क्रिया करके कुछ नहीं निकाल रहा है। तो पूछा हुआ है एकदम क्वेश्चन हूबहू पूछा हुआ है, कॉपर HCl से अब क्रिया कर क्यों नहीं करता, हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं निकालता? तो आप लिख देंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे है। पूछा हुआ है जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकाल देता है, क्यों? तो उसके लिए आप रीजन देंगे क्योंकि यह हाइड्रोजन विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से क्या है? ऊपर है। अगला, जल से अभिक्रिया, देखो क्या है, ये बड़ी मजेदार है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लिथियम से सोडियम तक जो भी लोग हैं ना वो बहुत ज्यादा क्रियाशील है, नॉर्मल जल से तो क्रिया ही कर लेते हैं, ठंडे जल से भी क्रिया कर लेते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव है। आपने शुरू में ही कहा कि क्रियाशीलता क्या इनकी हाई है, तो इतने ज्यादा एक्टिव है ना कि ये लिथियम से लेकर सोडियम तक जो है नॉर्मल जल के मतलब ठंडे जल से भी क्रिया कर लेते हैं, इतने ज्यादा क्रियाशील है। तो लिखा होगा देखो यहाँ पे, लिथियम से सोडियम तक धातुएं ठंडे जल से क्रिया कर लेती हैं। अरे ये आप देखे होंगे, गौवा आता है मदारी, सोखा आते हैं लोग घरवा सोखैती करने, तो सोखा सोखैती जब करते हैं तो मंतरिया जब पढ़ के
लोटवस पनिया निकाल के क्या तो पनिया मारते हैं सब, तो भाग कर देना आगे ही निकल जाता। तो कहते अरे बाप हो बाप, इतने चुरैनिया आ गई। वही है ये भैया, अरे हंसो मत, वही तो है। देखे हो ना? हाँ देखे तो हो, क्यों नहीं देखे हो भाई? तो देखो सोडियम वो व्यक्ति है, पानी मारोगे ना तो जल जाएगा, सोडियम पे पानी फेंक दोगे तो जल जाएगा, इतनी क्रियाशीलता है इसकी। वही करते हैं वो सब, सोडियम रखे रहते हैं सब, उसके ऊपर पनिया जब फेंकते हैं तो क्या होता है, तुरंत लपट मार देता है। तो हम कहते हैं हाँ मंतरिया काम कर गई, काम कर गई ना, तो ये भी मंतरिया काम करना चाहिए। अब क्या, मैग्नीशियम सामान्य जल से क्रिया करता है, और मैग्नीशियम से आयरन तक, मैग्नीशियम से आयरन तक धातुएं जो भी हैं वो गर्म जल से अभिक्रिया करती हैं। मैग्नीशियम से आयरन तक जो भी हैं वो गर्म जल से अभिक्रिया करती हैं। इसीलिए घरमा के बाबा लोग, दादी लोग कहते हैं कि स्टीले गिलासी में, लोहा गिलासी में पानी मत पियल कर, पीतल के गिलास में पानी पीते हैं। क्यों? यही रीजन है, आयरन जो है वो गर्म जल से अभिक्रिया करके आयरन का ऑक्साइड बना लेता है, जबकि कापर ये काम नहीं करता। कापर ठंडे गर्म जल कोई से अभिक्रिया नहीं करता। इसीलिए जो टंकियां होती हैं बड़ी बड़ी, वो आयरन की नहीं बनी होती हैं। क्यों? क्योंकि पानी गर्म होगा तो आयरन का ऑक्साइड बनने लगेगा। समझ में आ रही बात? इसीलिए घरमा गिलसिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए आपको भी। घरमा लोग मना करते हैं, कुछ कुछ किताबों में लिखा होगा तो आप पढ़ते होंगे, समझ नहीं पाते होंगे। अरे कहानी देखिए यहाँ पे स्पष्टी एकदम रीजन के साथ, मैग्नीशियम से आयरन तक की धातुएं गर्म जल से क्रिया कर लेती हैं। इसीलिए वो लोग मना करते हैं, क्योंकि आयरन का ऑक्साइड, देखो आयरन जल से क्रिया करके आयरन का ऑक्साइड बना लिया। क्वेश्चन एकदम पूछा हुआ, एकदम इसी तरह पूछा हुआ, इसलिए रिएक्शन लिखा है। सोडियम जल से क्रिया, ठंडे जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालता है, उसकी अभिक्रिया लिखा हुआ है। ये भी पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है, दोनों बात पूछी हुई। एक क्वेश्चन और यहां पूछा हुआ है कि एल्युमिनियम जो है सामान्य जल से अब क्रिया, सामान्य जल से जब क्रिया करता है तो अस्थायी होता है, मतलब सामान्य जल से क्रिया नहीं करता। तो आप भी तो कह रहे हो कि सामान्य जल से क्रिया नहीं करेगा। एल्युमिनियम देखो क्या है, मैग्नीशियम से Fe के बीच में एल्युमिनियम है, तो ये सामान्य जल से क्रिया करेगा नहीं ना, गर्म जल से करेगा ना, इसलिए अस्थायी होता है। रूल लिखेंगे आप विद्युत रसायन स्टडी में, Mg से Fe के बीच के स्थित धातुएं गर्म जल से क्रिया करती हैं, इसीलिए एल्युमिनियम सामान्य जल के साथ अस्थायी व्यवहार रखता है। ये रिएक्शन ध्यान देंगे, ये रिएक्शन पूछा हुआ है, तो ये भी रिएक्शन देखो, सोडियम जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालता है, आयरन जल से क्रिया करके, आयरन गर्म जलवाष्प से क्रिया कर रहा है, और ये सोडियम ठंडे जल से क्रिया कर रहा है। संक्षारण से बचाओ, संक्षारण से बचाओ। संक्षारण क्या है? संक्षारण क्या है? नुकसान होना, क्षय होना संक्षारण है। मार्कर है, धीरे 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 इसकी चमड़ी क्या होती है, ये खत्म होती जा रही है, नुकसान है, क्षय संक्षारण है। मतलब रासायनिक पदार्थ और वायु की उपस्थिति में अगर किसी का नुकसान होता है, किसी का क्षय होता है, तो वो संक्षारण होता है। जैसे जैसे बहुत बड़ा एग्जाम्पल, बहुत शानदार एग्जाम्पल, लोहा। लोहे को आप बाहर फेंक दीजिए, जहाँ नमी हो, जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कहीं भी आसानी मिल जाएगी, नमी जो हो वहाँ फेंक दीजिए, बहुत तेजी से जंग लगेगा। बरसात के सीजन में देखे होंगे आप, लोहे को बाहर फेंक देते हैं तो जंग बहुत आसानी लग जाता है। तो इसी को कहते हैं हम लोग संक्षारण। तो लोहे पे जंग लगना संक्षारण के उदाहरण है। संक्षारण से अगर किसी को बचाना है तो उसके लिए एक काम भी करते हैं। संक्षारण के लिए अगर किसी को बचाना हो संक्षारण से, तो उससे कम क्रियाशील की धातुओं का लेपन कर देते हैं। अगर किसी को संक्षारण से बचाना है तो उससे कम क्रियाशील धातुओं का क्या कर देंगे, उसको ऊपर लेपन कर देंगे। तो वो कम क्रियाशील धातु है तो पहले वही क्रिया करेगी। मान लो एक लेयर है, इसके ऊपर कम क्रियाशील धातु का लेपन कर दिए तो पहले ये क्रिया करेगी ऑक्सीजन से और नमी से। तो क्रिया करने की दर इसकी कम है, कम क्रियाशील बोल ही रहे हैं, इसीलिए क्षय होने की दर थोड़ी कम हो जाती है। समझ में आ गया? यहाँ पे यसद लेपन एक टॉपिक लिखा हुआ है, क्योंकि बोर्ड ने पूछा हुआ है तो मैंने भी यहाँ पे ध्यान दे दिया। बड़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब कंपटीशन में ना, ये पॉलिटेक्निक सामान्य जो कंपटीशन है, ERT पॉलिटेक्निक बहुत पूछता है। ये गैल्वेनाइजेशन क्या है, FD-करण क्या है, पहले तो जान ले। लोहे पर जफ्ते का लेपन करके
जफ्ते का लेपन करना ही गैल्वेनाइजेशन है। लोहे पर जफ्ते का लेपन करना क्या है? गैल्वेनाइजेशन है। जफ्ते का लेपन किया क्यों जाता है? तो भाई जंग से बचाने के लिए, जंग न लगे इसके लिए हम उस पर क्या करते हैं? एक गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। समझ में आया होगा आपको? समझ में आया होगा आपको? अब देखोगे अगला, आयरन तथा इसके नीचे स्थित धातु के ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होकर धातु मुक्त करते हैं। आयरन तथा इसके नीचे, आयरन तथा इसके नीचे जो भी है उनके ऑक्साइड, आयरन से नीचे जो भी हैं इनके जो ऑक्साइड हैं, ठीक, वो जैसे PbO2 है, Ag2 वो है, इनके ऑक्साइड हाइड्रोजन से अभिक्रिया जब करते हैं, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करते हैं तो धातु मुक्त हो जाता है। क्या मुक्त हो जाता है? धातु मुक्त हो जाता है। समझ में आ गया होगा आपको? बिल्कुल बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। समझ में आ गया होगा आपको। और दूसरी बात, वीडियो को अच्छे से देखेंगे आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और रिटर्न भी कर लेंगे। और एक और बात कि वीडियो को शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और थोड़ा सा फोकस हमारे तरफ भी करेंगे। हमारे तरफ फोकस करने का मतलब ये है कि हमारी भी एनर्जी लेवल को थोड़ा सा हाई करेंगे कि जिससे जो है आपको बेहतर से बेहतर हम वीडियो उपलब्ध कराएं। हमारा प्रयास बस यही है ना आपको कि आपको बोर्ड में साइंस में मैक्सिमम कितना नंबर आपको दिला दें। इसके लिए मेरा प्रयास ये है कि ऐसे टॉपिक को पढ़ाया जाए जो आप कम से कम समय में उसको पढ़ें और अधिक से अधिक उसका आप आउटपुट दें। मतलब क्या है? कम से कम समय में उसको समझ लें और उसको जाके बोर्ड जैसे भी पूछ रहा है उसको वहां लिख के चले आए, मैक्सिमम नंबर गेन करें। मेरा प्रयास यही है, इसी के लिए मेहनत कर रहा हूं। तो बाबू थोड़ा सा आप लोग भी थोड़ी सी एनर्जी लेवल को हमारे हाई करिए और लाइक और कमेंट भी करिए, जिससे हमको मालूम चले कि मतलब क्लास कैसी चल रही है, आपको कितना इंटरेस्टेड हो क्लास में। तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करिए और हमारी एनर्जी लेवल को भी बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।